जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं। तो मेरे भाई, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे निर्धनता। निर्धनता यानी गरीबी को पढ़ रहे थे। और देखो, कल की क्लास में मैंने जो है आपको एक शब्द लिखाया निर्धनता, और मैं जानबूझ के वो शब्द में अड़े लगायो। मैं यही देख रहा था कि कौन कौन इन चीजों को पकड़ता है, कौन कौन करता है मैसेज। ठीक है। देखो, आपको एक बात बताऊं, इतना बड़ा मैंने टॉपिक पढ़ाया, जानबूझ के लिखा मैंने कि आप जीके पढ़ रहे हो, है ना। अब जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया निर्धनता। अब समझ में तो आया निर्धनता क्या चीज है। अब ये जो है वो निर्धनता, मान लो ई टाइप लिख दियो तो कहो, ला ला गुरुजी निर्धनता ही नहीं लिखना था, निर्धनता के को लिखना है, ला लिख दियो। बस इतना ही तो है, लिख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं कर लेना इसको। ऐसे इन चीजों को यार मत लेके चला करो मेरे भाई। चलना है तो फिर कोई बात नहीं है, मैं भी चल लूंगा तो। देखो भाई, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम प्रतिवर्ष जो वीर, जो जवान देश के लिए शहीद हुए थे उनको हम याद करें। बचपन में बहुत शानदार तरीके से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। बूंदी के लिए, लाडू के लिए ही वो था स्वतंत्रता दिवस। स्कूल में जाया करते थे, आज लाडू मिलेगा, आज बूंदी मिलेगी, आज प्रोग्राम होगा, आज डांस होगा, देखन चालू है, तो जाया करते थे, है ना। और मेरे साथ तो एक हास्य घटना भी हुई है स्कूल में। हमारा की है कि जी हाँ, 15 अगस्त में नाम लिखा सारा का। जब नाम लिख रहे थे तो मैंने, अब बड़ा हो गया, 11वीं 12वीं के अंदर हो गया, अब के नाम लिखा वहाँ। तो गुरुजी एक बच्चे को कह गया कि भैया सारों के नाम लिख लो, यहाँ पर जो जो डांस वगैरह में भाग लेगा, कोई गीत वगैरह गाएगा, उनके नाम जो है वो लिख लो। और ऐसे में मेरा नाम भी जो है वो सारा का आया, और मेकन भी आ गया। अब मैं क्या लिखाऊं, कोई क्लास में किस कोई नहीं लिखा रहा, तो मैं भी क्या लिखाऊं। तो फिर क्या घटना होती है कि वो एक लड़की नाम लिख रही थी ना, तो किसी लड़की ने नाम लिखाया ना किसी लड़के ने लिखाया। वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास और बोली, गुरुजी किसी ने भी नाम नहीं लिखाया डांस के लिए या गीत के लिए। गुरुजी आया क्लास में। गुरुजी जिया ही क्लास में आया, आता ही और मैं सामने बैठे, और पहला मैं ही दिखे, और मन ने देख के फैड फैड जड़ दी और बोली, लिखी को नाम जलवा जलवा। मैं देखो अब क्या बोलूं बेटे, डर होते ही हो गुरुजी उन लेके। तो अब वो मेरा नाम जलवा जलवा पे लिख दियो। ऐसे 4 5 और थे, मार मार के नाम लिखवा दिया। कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं। अब घटना क्या हुई, अब घटना हुई कि हम जब अगले दिन गए, बूंदी के चक्कर में गया कि बूंदी मिलेगी, और उधर नाम बोल दिया माइक पे, अजय कुमार आ जाओ स्टेज पे, जलवा जलवा लगा दो। और मैं बोलियो, अरे मान तो कोई तैयारी कौन कराई, जलवा जलवा कहाँ हो जाएगा। स्टेज पे बुलाया, उधर गाना चल दिया, तेरा जलवा जलवा। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ स्टेज पे, अब आ ही नहीं रहा तो क्या करूँ। उधर वो मास्टर जिसने पीटा था वो देख रहा है और आंखें निकाल रहा है, कर कर कर। मैं उधर ऐसे जलवा 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 जलवा। अब क्या करे, सिखाए नहीं, लड़कियों तो अलग से गाइड मिलती थी, हमें तो कोई गाइड नहीं दी इस प्रकार से, है ना। चलो, ये तो हास्य की बात थी। इस प्रकार से हमारा जीवन रहा है। अब आप क्या एक अध्यापक बनने जा रहे हो। समाज का जो है अध्यापक होता है वो मार्गदर्शक होता है, समाज का जो है नेतृत्व करता है ना। तो अब आपको एक प्रण लेना है आज के दिन कि हम कभी भी जितने मर्जी बड़े पद पे जाएं, कभी भी घूस नहीं खाएंगे, कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे कुछ पैसों के लिए। ये थोड़ा आपको जो है वो ध्यान रखना, और इस बात पर पूरा पूरा अमल करना है मेरे भाई। आपको इतनी फाइनेंशियल जो अपने पढ़ते हैं, आज 10,000 पटवारी लेता हुआ पकड़ा गया, ये है वो है, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। तो देखो, जीवन एक ही है, याद रहे, जिंदगी जो है शानदार होनी चाहिए। हम सब एक दिन कहानी बन के रह जाएंगे, लेकिन याद रहे वो कहानी अच्छी हो, बुरी ना हो। कोई आपको देखे या कोई आपको याद करे, आप कहीं भी किसी को मिलो, तो गाली ना निकाले कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया था। वो कहे, यार क्या नेतृत्व का बंदा था, क्या शानदार व्यक्ति था। वो चीज़ है। पैसे बहुत कमा लोगे आप, लेकिन स्किल होनी चाहिए उसके लिए। ये 2 नंबरों से ये कुछ समय तक ही चलते हैं पैसे वगैरह, ये फिर आपकी बुराइयां समाज के आगे आने लग जाती है। तो एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो शानदार तरीके से जो है वो आपको भूमिका निभानी है अपनी समाज के अंदर। जितना हो सकता है देश को आगे लेके जाना है, और हमें हमारे इसी प्रयासों से देश जो है वो बुलंदियों को छुएगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। ठीक है। हाँ, वो चीज़ है। अच्छा, ये कैसे होगा सर, शिक्षा में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, अगर इसमें हम समाज में ये जो भेदभाव है इनको खत्म करेंगे, है ना, तब हमारा समाज जो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। चलो अपने टॉपिक शुरू करते हैं, निर्धनता। एक बार मैं क्लास सेट कर देता हूँ।
हाँ भाई, क्लास अपनी एकदम शानदार चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखो, अब जो है वो हम शुरू करेंगे। यहां पर अपने पढ़ रहे थे मेरे भाई, अपन जो है वो क्या पढ़ रहे थे, अपने पढ़ रहे थे सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष गरीबी की बातें जो है वो अपन कर रहे थे, सापेक्ष निर्धनता की जो बात है वो अपन कर रहे थे। एक मिनट। हाँ ठीक है ना। ओके, देखो सापेक्ष निर्धनता में मैंने दो वक्र बताए थे, इसके इसको अपने मापेंगे इस निर्धनता को, तो इसके दो चार्ट पढ़ने पड़ेंगे। चार्ट नंबर एक का जो नाम था वो था लोरेंस वक्र विधि। ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। क्या नाम था? लोरेंस वक्र विधि। लोरेंस वक्र विधि, वक्र विधि। हम एक नंबर पर जो है वो कौन सी विधि पढ़ेंगे? लोरेंस वक्र विधि। लोरेंस वक्र विधि की जो चर्चा है वो अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम बात करें अगर लोरेंस वक्र विधि की, तो सुनना मेरे भाई ध्यान से। लोरेंस वक्र विधि के मतलब क्या समझे सर हम? इसके अंदर एक ग्राफ दिया होता है, उस ग्राफ के आधार पे अपने बताते हैं कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है। अभी मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, इसमें एक छोटी सी बात लिखना। ये जो विधि है ये किसने दी थी? तो 1905 में, बिल्कुल 1905 6 में, 6 में लोरेंज, याद रखना, मैक्स ओ लोरेंज, पूरा नाम इसका था मैक्स ओ लोरेंज, मैक्स ओ लोरेंज। मैक्स ओ लोरेंज नाम से जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो है वो ये विधि दी गई। मैक्स ओ लोरेंज द्वारा प्रतिपादन किया गया, इसका द्वारा प्रतिपादन किया गया, प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया मेरे भाई? मैक्स ओ लोरेंज। लोरेंस याद नहीं रखना यार, लोरेंज याद रखना है। जी सर याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो याद कर लेंगे हम। इतना याद कर लोगे मेरे भाई? अब वो अपन समझते हैं कि ग्राफ कैसे काम करता है। सुनना ध्यान से और समझना मेरे भाई। इस प्रकार का आपके सामने एक मिलेगा आपको, एक डिब्बा, ऐसा डिब्बा मिलेगा ऐसा। ये यहां पर दिया गया है एक डिब्बा। इस डिब्बे को आप समझो। ठीक है सर, ये डिब्बा है। जी सर, ये डिब्बा हमें दिख रहा है। ये डिब्बा आपको दिख रहा है, तो इसमें आप ये समझो कि यहां पर, यहां से ग्राफ शुरू होता है और ये ग्राफ जाता है यहां तक। यहां तक खत्म होता है। इसको आप कह सकते हो कि इधर आप इसके एक तरफ जो है वो लिख लोगे, यहां पर आए, आए लिख लोगे। नीचे आप जो है वो क्या लिख लोगे? जनसंख्या। नीचे क्या लिख रहा है? हाँ आए, और नीचे क्या लिखोगे? जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें मान के चलना, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? ये कोण बनेगा 45 डिग्री का। ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। यानी जब ये कोण 45 डिग्री का बनेगा तो यह समझा जाएगा कि यहां पर जो है वो सब समान है। गरीब भी, जितनी जनसंख्या उतनी गरीब है, सॉरी, जितनी जनसंख्या उतनी क्या है, अमीर है। तो यहां पर समानता देखने को मिलेगी। जैसे मान लो यहां पर ये प्रतिशत में दिया हुआ है 1%, 2, इस प्रकार से 100% पे खत्म होगा ये, है ना? 20 हो गया, 60 हो गया, ऐसे प्रतिशत में 1 से 100 तक दिया होता है। जनसंख्या में बात करेंगे तो 1% से लेकर ये मान लो 80% आ गई यहाँ, और यहाँ 100%।
तो 100 तक ही नीचे दिया होगा। अब जैसे मान के चलना यहां पर 80% लिखा हुआ है। अब 80% का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, 80 पे 80 मिलाओगे तो ये ग्राफ जो है इस प्रकार से बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, यानी जितने लोगों की आय है बढ़िया, उतने ही लोग जो है यहां देखने को मिलते हैं। ये बराबर बनेगा 100 वाला 100 पे बनेगा। तो 45 डिग्री का मतलब है कि सभी समान है, ये समानता को दर्शाता है। यानी इसमें जो है वो सभी के अंदर क्या मिलती है, समानता। अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा तो सभी क्या है, समान है, गरीब नहीं है, सभी लोग जो वो क्या है, अमीर है, ये तो वो दर्शाएगा। अगर ये ग्राफ जैसे जैसे नीचे जाता है, ये ग्राफ जैसे जैसे नीचे जाता है, जैसे जैसे नीचे जाता है, मान लो ये ग्राफ जो वो यहां पर आ गया, अब ये कितना डिग्री का बन रहा है, अब ये ग्राफ मान लो जो है ये मान लेते हैं अपने 45 डिग्री पर, 45 से कम हो गया, मान लो 30 पे आ गया, तो यानी यहां पर जो है वो गरीबी देखने को मिलेगी, यानी ये समानता। और जितना नीचे जाएगा ये ग्राफ, जैसे मान लो यहां पर और नीचे गया तो फिर और ज्यादा गरीबी, यहां पर रहेगा तो समानता, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसकी, यहां से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो असमानता नजर आने लग जाएगी। तो 45 से जैसे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा परसेंटेज में ये, तो इसके अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगी, असमानता जो है देखने को मिलेगी। समझ में आई मेरी बात? हाँ, लोरेंस वक्र जितना दूर होगा आय की असमानता उतनी अधिक होगी। वेरी गुड। देखो लिख लेना ये परिभाषा, शाबाश सभी प्यारे साथी लिख लेंगे कि लोरेंस वक्र, लोरेंस वक्र, लोरेंस वक्र जितना दूर होगा, वक्र यहां से प्रश्न बहुत बन सकते हैं एग्जाम में मेरे भाई, जितना दूर होगा, जितना दूर होगा उतनी असमानता देखने को मिलेगी, उतनी असमानता यानी गरीबी, यानी कुछ लोग अमीर होंगे और ज्यादा गरीब होंगे, उतनी असमानता जो है, असमानता देखने को मिलेगी। मिलेगी। तो लोरेंस वक्र याद रखना मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, लोरेंस वक्र जितना दूर होगा, ये इस 45 डिग्री से जितना दूर होगा उतनी ही आपको क्या देखने को मिलेगी, असमानता, उतनी ही क्या देखने को मिलेगी। हाँ, और अगर मान के चलो ये पूरा जो है इधर जीरो पे आ जाए, ये जीरो पर आ जाए, तो आप ये मान के चलना, अभी 45 पे था, ये बिल्कुल दूर हो गया इससे, उतनी ही ज्यादा असमानता। बिल्कुल ये एक पर आ गया, मान लो जीरो पे आ गए, जीरो पे ना एक पे आ जाए, तो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी, असमानता जो है वो देखने को मिलेगी। मेरी बात समझे इतनी? सभी प्यारे साथी बताओ। ठीक है, एक तरफ दे रखी है क्या, आय, और एक तरफ जनसंख्या। ये अगर मान लो सभी 45 डिग्री पर मिली, 45 डिग्री बनाया, तो सभी की आय, आय समान है, सभी जनसंख्या की जो आय है वो क्या है, समान है। 10% आय है तो 10% यहां आपको क्या मिलेगी, जनसंख्या पे ये कोण मिलेगा। इसका मतलब 45 डिग्री हुआ तो वक्र शानदार है, समानता दिखेगी, 45 डिग्री पर समानता दिखेगी। जैसे ही 45 डिग्री से दूर हुआ तो आपको क्या नजर आएगी, असमानता। इसका मतलब, इसका मतलब कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ ही अमीर होंगे, अमीर होंगे, बाकी जितना दूर होगा, जितना दूर होगा अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, अधिकतर जो लोग हैं वो गरीब मिलेंगे, अधिकतर क्या मिलेंगे, गरीब। तो लोरेंस वक्र को आप समझ गए क्या मेरे भाई? लोरेंस वक्र में अगर पूछे कि गरीबी कैसे जो है वो अधिकतर होगी, असमानता कैसे दिखेगी, तो लोरेंस ऐसे सीधा ही लिख लेना, लोरेंस वक्र से अगर हम दूर जाएंगे तो आपको समानता दिखेगी या असमानता दिखेगी या दोनों दिखेंगी। तो आप बोलोगे हमें लोरेंस वक्र पर दूर जाने पर हमें क्या दिखेगी, असमानता, यानी कुछ लोग अमीर होंगे, ज्यादा लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, तो ये क्या है, असमानता है। बोलो समझ में आई सभी प्यारे साथियों को? हाँ भाई, जितना दूर जाएंगे उतनी अच्छा देखो अब मुझे बताओ, यहां पर मान लो ये x है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये x है, ये y है, इन दोनों में ज्यादा गरीब कौन है? तो आप कहोगे सर ज्यादा गरीब कौन है, y, क्योंकि जितना इससे दूर जाएंगे उतनी ज्यादा आपको गरीबी देखने को मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये था लोरेंस वक्र विधि। इसके बाद अपने पढ़ेंगे गिन्नी गुणांक विधि को। दोनों दूसरी विधि मैंने कौन सी बताई थी आपको, गिन्नी गुणांक। 2 नंबर पर हेडिंग लगाओ, गिन्नी गुणांक विधि। ये भी इसी प्रकार से होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है गिनी गुणांक में, ये 0 से 1 तक ही इसको आका जाता है, 1 तक ही मापा जाता है। सेम इसी प्रकार का जो है वो डायग्राम बनेगा। आप सभी प्यारे साथी जो इस डायग्राम को देख पा रहे हो, इस सेम उसी प्रकार का जो है डायग्राम आपको देखने को मिलेगा।
उसी प्रकार का जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्राम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार का जो है मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलेगा, डायग्राम देखने को मिलेगा। कैसा, जैसा हमने अभी पढ़ा है। इसमें कौन सा अपने इसमें कैसे निकालें गिनी गुणांक में, तो जैसे मान के चलो ये 45 डिग्री मैंने आपको बताया था। अब मान के चलना कि अपन ने इतना क्षेत्र जो है ये पढ़ा था, ये जो क्षेत्र है यहां पर जो है एक रेखा गुजरती हुई हमें दिखी और उस रेखा को हमने पढ़ा पढ़ा गुरुजी। अब ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, मान लो ये जो रेखा है इससे दूर जितना होगा वो इतनी असमानता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो बस यहां पर ये छायांकित जो भाग है ना इतने बेल्ट का, इसके बीच का जो भाग है उसी भाग को जो है वो मापा गया है, मापदंड बनाया गया है। यानी यह भाग जो है वो क्या कहलाएगा, गिन्नी गुणांक विधि के अंदर आएगा। गिन्नी गुणांक विधि का प्रतिपादन जो है वो 1912 में, हाँ 1912 में, 1912 में, करोड़ों याद रखना, करोड़ों, बस रो मत लगाना, डा लगा देना, कोराडा, कोराडा गिनी, हाँ कोराडा गिनी जो है वो व्यक्ति कहाँ का था, इटली का। कोराडा गिनी द्वारा जो है द्वारा प्रतिपादन किया गया, ये ग्राफ द्वारा प्रतिपादन जो है वो किया गया। तो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया गिनी गुणांक विधि का, करोड़ों याद रखना, करोड़ों, कोराडो गिनी द्वारा, कोराडो गिनी द्वारा। इस भाग को जो है वो क्या बोलेंगे, इस भाग को आप जो है वो कहोगे छायांकित भाग। अभी समझाता हूं इसकी परिभाषा क्या होगी। छायांकित भाग, छायांकित भाग जो है वो ये आपको देखने को मिल रहा है। जी सर मिल रहा है, ये छायांकित भाग है जो आपको देखने को मिल रहा है। हाँ इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो मेरे भाई। इसका जो मान होता है, इसका जो मान होगा, मान मान 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, बीच में, बीच में होगा। इसका जो मान देखने को मिलता है वो 0 से 1, जैसे 0.20, 0.60, 0.80, इस प्रकार से आपको जो है इसका क्या देखने को मिलेगा, मान देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको कहीं भी, जैसे शुरू तो ये 0 से हुआ, फिर ही बढ़ा और बढ़ता बढ़ता कहां पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अब सुनना मेरी बात, अगर इसका जो ये छायांकित भाग वाला पार्ट है ये इस रेखा के जितना दूर होगा उतनी आपको क्या नजर आएगी, असमानता। वही बात है सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। यहां पर इसने 0 से 1 के बीच में मान बताया, वो 100 पे बता रहा था। 0 पे आप जाओगे तो आपको क्या नजर आएगी, समानता। क्या नजर आएगी, समानता नजर आएगी। 0 से जैसे जैसे दूर होगे तो यहां 1 पे आती आपको पूर्ण असमानता नजर आएगी। पूर्ण क्या नजर आएगी, असमानता। पूर्ण क्या नजर आएगी, असमानता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समानता का तो मतलब ये हो जाएगा कि यहां गरीब नहीं है। समानता का मतलब ये समझो, बहुत शानदार कंसेप्ट है मेरे भाई। समानता का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर गरीब ही नहीं है, और असमानता का मतलब हो जाएगा कि यहां पर गरीब खूब है, खूब गरीब है। अब जैसे जैसे अपने 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं गरीबी को दर्शाता है। अगर आप ये पढ़ते हो ना कि कोई भारत है या कोई देश है उसका गिनी गुणांक 80 है, तो आप ये मानना कि वो बहुत ज्यादा गरीब है। 60 है, 20 है, कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 से जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे जो गरीबी है वो दर्शाता जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं एक देश है एक्स, मैं कह रहा हूं एक देश है वाई, तो एक्स का गिनी गुणांक जो है वो 0.20 है, 0.20 है, और y का गिनी गुणांक है 0.80 है। तो बताओ ज्यादा गरीब कौन होगा, जिसमें ज्यादा अक्षर दिख रहा है वो ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, गरीब देखने को मिलेगा, है ना। और इसके अंदर जो है वो छायांकित भाग को नोट किया जाता है। इसकी परिभाषा ये याद रखना कि इसके अंदर जो है वो छायांकित भाग को है इसके साथ जो है वो अंकन किया जाता है कि कितना है। ये जितना इससे दूर जाएगा, जैसे यहाँ 1 है, सॉरी 0 है, 0 के बाद ये थोड़ा आगे बढ़ा, है ना, 0.20 पे, 0.30, 0.40, और यहां करता करता 1 पे आ जाएगा। अब सोच के देखो, मैं आपको कहूं कि एक जो भाग है वो ये वाला है, एक भाग ये है, तो ये छायांकित भाग मान लो अब ये पूरा हो गया, तो बताओ गिनी गुणांक अब जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और गिनी गुणांक बढ़ेगा तो गरीबी भी जो है वो बढ़ेगी, है ना। और याद करके चलना, ये बात समझ में आई बात। तो इस प्रकार से ये जो है आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गई। जैसे ये गुणांक बढ़ेगा, जैसे 0 20 होगा तो गरीबी कम है,
0,60 हुआ तो गरीबी थोड़ी ज्यादा, 80 हुआ तो और ज्यादा, और 1 हो गया तो पूर्ण असमानता दिखेगी। इसका मतलब ये होता है, पूर्ण असमानता का मतलब जो अमीर लोग होंगे वो बिल्कुल कम होंगे, और गरीब लोग होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अमीर लोग जो है वो 10-20 ही मिलेंगे, और ज्यादा जनता जो है पूर्ण पूर्ण असमानता भयंकर, 1-2 लोगों के पास ही पैसे होंगे, बाकी सब क्या होंगे, गरीब होंगे। तो इस प्रकार से ये इंडेक्स मापा जाता है, जिससे अपने बोलते हैं गिनी गुणांक विधि। समझ में है? हाँ, जैसे जैसे हम जीरो से दूर होंगे गरीबी बढ़ेगी, ये प्रश्न यहां लिख लो। ये जैसे 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 जीरो से दूर होंगे गरीबी बढ़ेगी, गरीबी गरीबी बढ़ेगी। गरीबी जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, हाँ चले आगे। ओके, आगे अगर हम बात करें, इतनी बात आपको समझ में आई, तो गिनी गुणांक में भारत की स्थिति क्या है? गिनी गुणांक में भारत विश्व में चौथे नंबर पे है। गिनी गुणांक में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है। ये नए आंकड़े लिखा रहा हूं भाई मैं, नंबर पर है, क्योंकि ये टॉपिक आरएएस में भी लगता है, वीडियो जैसी परीक्षाओं में भी लगता है, तो वहां आपके ये चल जाएगा काम। मैं अब तक के आंकड़े दिखा दूंगा, क्योंकि आप आरएएस वगैरह की अगर परीक्षा दोगे तो ये काम आ जाएगा टॉपिक आपके। ठीक है ना मेरे भाई? ओके, चलिए। गिनी गुणांक की अगर बात करें तो मैंने कहा भारत का कौन सा नंबर है, चौथा। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 नंबर पर क्या देखने को मिलेगा, भारत। तो सर इससे पहले जो करंट लेटेस्ट के अंदर जो आंकड़े हैं वो कौन कौन से देश है, वो आप और हमें बता दीजिए। ठीक है, नंबर 1 पर लिखोगे स्लोवाक रिपब्लिक, रिपब्लिक स्लोवाक स्लोवाक रिपब्लिक, 1 नंबर देश ये हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद हो जाएगा स्लोवेनिया। 2 नंबर पे जो देश हो जाएगा उसका नाम है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। और 3 नंबर पर जो देश हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बेलारूस। और 4 नंबर पर जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। जल्दी याद करो चारों। गिनी गुणांक में भारत की जो स्थिति है वो दुनिया के अंदर 4 नंबर पे है। नंबर पहला, सबसे अच्छा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्लोवाक रिपब्लिक, फिर स्लोवेनिया, फिर बेलारूस, फिर भारत का। बोलो, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, बेलारूस, स्लोवाक स्लोवेनिया, स्लोवाक स्लोवेनिया, स्लोवाक वाक पहला है, स्लोवाक स्लोवेनिया, फिर बेलारूस, बेलारूस के बाद भारत, बेलारूस भारत, बेलारूस भारत। 3 नंबर पे बेलारूस है, फिर क्या देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब गिनी गुणांक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2011-12 से लेकर अब तक का बताता हूं। तो 2011-12 में क्या थी स्थिति, और 2023 में मापा गया था, तो उस समय इसकी गिनी गुणांक में जो है वो स्थिति क्या थी। तो 2000 अगर हम बात करें 11-12 की, तो गिनी गुणांक था 28.8%। कितना था, 28.8%। अब कितना हुआ है, 25.5, यानी स्थिति तो ठीक हुई है। कैसे सर? देखो मैंने आपको ये बताया था, घटता हुआ ये ज्यादा है या कम है? सर ये कम है। कम तो मतलब बढ़िया, और ज्यादा होगा तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे, देखो आगे। मैंने कहा अगर हम 0 से 1 की तरफ जाएंगे, अगर जितना कम हुआ, अब जैसे मैंने एक्स वाई का, अब ये कम है तो यहाँ ये ठीक है, समानता आपको देखने को मिलेगी। जितना हम दूर जाएंगे, 80 अंक ज्यादा है, तो गरीबी आपको देखने को मिलेगी, मिलेगी ना। तो ये देखो 28 ज्यादा होता है या 25? सर 28, तो यहाँ गरीबी। और अगर बात करें 25 तो सुधार हुआ है। कम करेंगे तो ये मान के चलना समानता हमें दिखेगी। ठीक है, तो ये हमने प्रतिशत के हिसाब से इसका आंकड़ा गिनी गुणांक का देख लिया। आपको एक आंकड़ा मैं यहां पर और लिखाता हूं कि जो भारत है, बिल्कुल 2011 से लेकर 2023 के बीच की आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं। भारत में 171 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से जो है वो बाहर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखना। 2011 से 23 के मध्य, 2011 से 23 के मध्य भारत में, या भारत की 171 मिलियन जनसंख्या
जनसंख्या गरीबी रेखा से बाहर आई है, गरीबी रेखा से बाहर आई है, ये बात एकदम सही है, एकदम शानदार है। यानी गरीब जो भारत में जो लोग हैं, वो बहुत से लोग थे जो गरीब थे लेकिन वो अमीर बने हैं, उन्होंने अपने बलबूते पर जो है काफी मुकाम हासिल किए। तो बहुत बड़ी संख्या है ये, 171 मिलियन। इतने लोग जो वो गरीबी रेखा से जो है वो क्या आए हैं, बाहर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अत्यधिक भारत में अत्यधिक गरीब थे ना, गरीबी रेखा जो बीपीएल वाले होते हैं, मैं समझाऊंगा अभी बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से जीरो से जो है ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इससे वो लोग बाहर आए हैं। तो 2011 से 23 के मध्य ये आंकड़ा आप फटाफट जो है इतना उतारो आप, फिर आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसी के आंकड़े के अंदर आपको एक और याद रखना, गरीबी दर। इसी आंकड़े के अंदर आपको एक चीज और समझाता हूं मैं, समझो। इसी आंकड़े के अंदर आप एक बात और समझोगे, गरीबी दर है वो 16% से घटकर 2% रह गई है। भारत में जो गरीबी दर है, गरीबी जो दर है, कौन सी दर भाई, गरीबी, 16.2% से घटकर 16.2% से घटकर 2.3% दर गरीबी की रह गई है। कहां पर, भारत में रह गई है। कहां पर रह गई है, भारत में। इसका मतलब जैसे मान के चलते हैं, पहले 100 लोग जो है उनमें से अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 16। अत्यधिक गरीब थे 100 लोगों में से, कितने हुआ करते थे, 16। अब अब भाई साहब 100 में से 2 लोग ही क्या है, गरीब हैं। 100 में से अब आप 100 लोगों को देखोगे ना, तो 100 में से आपको कितने गरीब मिलेंगे। गरीब मतलब जो गरीब निर्धन उस व्यक्ति को बोला जाएगा जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। रोटी कपड़ा मकान इनकी बात कर रहा हूं, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है, वो अब आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अब देखो गरीबों की संख्या कम हो गई है ना। सर ये भीख मांगने वाले तो आते हैं, अरे वो चीजें अलग होती हैं। अब भीख मांगने वाले आपको देखते हो उनके घर तो बहुत शानदार होते हैं। ये शानदार का मतलब ये नहीं है, मतलब एक पूरा छत होती है बढ़िया, और कई लोगों की बता रहा हूँ, जैसे नहीं, उनको तो आदत पड़ी है कईयों को तो मांगने की, तो वो अलग बात है। ठीक है, वो चीज इसके अंदर नहीं आती है। मतलब जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरे करते हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आते हैं। तो अब 2 लोग ऐसे बचे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आए हैं। तो ये आंकड़े आप सारे लिखोगे गिनी गुणांक के, लिख लो। ओके, सर लिख लिया। तो ये थी अपनी सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है लोग तुलना करते हैं एक दूसरे। इसमें 2 ग्राफ जो मैंने बनाए हैं, है ना, 2 ग्राफ, एक तो लोरेंस और एक गिनी गुणांक। लोरेंस के अंदर हमने देखा है कि 45 डिग्री वाली जो रेखा है, उससे हम जितना दूर जाएंगे, उस रेखा से जितना लोरेंस जो ग्राफ है उसकी रेखा से हम जितना दूर जाएंगे उतनी असमानता नजर आएगी। सेम वही बात उसके अंदर है गिनी गुणांक में। उस छायांकित भाग को जितना ज्यादा छायांकित करोगे उतनी ज्यादा आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी। असमानता को मतलब है अगर कहीं भी असमानता हो रही है तो समझ लेना गरीबी ज्यादा है, अमीरी कम है। ठीक है, ओके। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, सापेक्ष गरीबी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर जो हमारा है वो है, दूसरे नंबर की जो है वो होगी निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी बोल दो या निर्धनता बोल दो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति जो होता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। मूलभूत जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा, उनको पूरा ही नहीं कर पाता है। इसका उपनाम याद रखना, इसको कहते हैं हेड काउंट विधि। उपनाम, उपनाम इसे क्या कहते हैं, याद रखना। हेड काउंट विधि कौन सी है, निरपेक्ष वाली। हेड काउंट विधि जो है इसे कहा जाता है। एक तो ये प्रश्न याद रखना है, क्या कहते हैं, हेड काउंट विधि। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसकी परिभाषा पूछे तो गुरुजी क्या बताएं। इसकी परिभाषा यही रखना कि मूलभूत आवश्यकता को पूरा न करे वो सापेक्ष निरपेक्ष गरीब है। जो व्यक्ति या समूह है, व्यक्ति या समूह है मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना करे, आवश्यकताओं को पूरा ना करे, पूरा ना करे, उसे अपने बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। मूलभूत आवश्यकता शुरू में बताई, ये टॉपिक जब शुरू किया था, जैसे रोटी कपड़ा मकान मान लो, शिक्षा मान लो, स्वास्थ्य, अब भी शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया है। पहले तो रोटी कपड़ा मकान ही आता था मूलभूत सुविधाओं के अंदर,
ठीक है। हाँ, अब देखो सर, हमें निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो मेरे भाई सुनो ध्यान से मेरी बात को। निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए, निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है गरीबी रेखा से। अनुमान गरीबी रेखा से लगाया जाता है। अब सर गरीबी रेखा क्या है, मैं इतना शानदार बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनते चलिएगा, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए सुनने का। ऐसे नहीं आप देख रहे हो और फिर बेक हो जा रहे हो, ऐसे नहीं, तेज करके सुन रहे हो, ऐसे नहीं, आप आराम से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो। और देखो तैयारी जल्दबाजी में कभी किया कर मत किया करो आप। जैसे भर्ती आती है तब करते हो 4 महीने, अब जैसे रीट की भर्ती आ गई तो 4 महीने पहले लगोगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप मान के चलो कम से कम ना तैयारी को आप 8 या 9 महीने का, और मैं कम से कम मेरे व्यक्तिगत हिसाब से बताऊं तो 1 साल, अगर आप चाहे सेकंड ग्रेड मान लो, फर्स्ट ग्रेड मान लो, रीट मान लो, कम से कम आपको 1 साल देना है। 1 साल अगर आप दोगे ना, आराम से चीजों को सीखोगे, तो आपका पहली बार में ही चयन हो जाएगा। और जल्दबाजी करोगे, कई होते हैं बरसाती मेंढक भर्ती आने के बाद निकलते, तो वो चयन नहीं होता है भाई साहब, है ना। आप जिसे आरपीएससी पर्सन को बदल रही है, मैं तो कहूँ बदले। और क्यों सर, आपको दुश्मनी हमसे नहीं, मेरे भाई जो पुराने साथी हैं जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे 2-3 साल से, उनका चयन होगा। ऐसे नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पर्सनों की बुक पढ़ ली और जाके पेपर में बैठ गए और टिक मारे। अब वो गया जमाना, बीत गया जमाना जब तेरी हसरत थी हमें, अब तो तू खुदा भी बन जाए तो भी मैं सिजदा ना करूं। ये बात है मेरी। निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान गरीबी रेखा से लगाया जाता है, बिल्कुल। गरीबी रेखा की धारणा का जो प्रयोग किया जाएगा अनुमान लगाने के लिए, गरीबी रेखा की धारणा का धारणा का प्रयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाएगा। अब बताओ सर गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा वही रेखा है जिसमें जो व्यक्ति है वो मूलभूत आवश्यकताओं, निरपेक्ष पढ़ रहे हैं, निरपेक्ष में मैंने एक बात बता दी आपको, गरीब व्यक्ति वह होगा जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर रहा है। हाँ सर, है ना, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसे गरीबी रेखा एक बार और अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखो गरीबी रेखा क्या होती है, आगे और शानदार से बताऊंगा इसका मापक वगैरह क्या क्या चीजें ली जाती है मापक में। गरीबी रेखा ऐसे मान लो आप, जैसे 1 महीने की बात मान लेते, जैसे 1 माह की बात है, 1 माह की बात है, 1 महीने में उस व्यक्ति की आय कितनी है और वह व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है, या मतलब उसकी आय जितनी है, मान लो 1 महीने में 5,000 रुपये वो कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, और खर्चा एक अच्छा जीवन चलाने के लिए मान लो 10,000 रुपये है, तो सरकार ऐसे तय कर देगी कि भाई साहब आपके पास जो है 10,000 रुपये 1 महीने के घर चलाने के लिए होने चाहिए। अब आपकी आय ही नहीं है इतनी, आपकी आय ही कितनी है, 5,000 रुपये। तो अब सरकार ने एक आंकड़ा दे दिया कि 10,000 रुपये अगर जो व्यक्ति खर्च करेगा अपने ऊपर, है ना, या मान लो जो भी एक आंकड़ा सरकार ने 1,500 रुपये रख दिया, जो भी रख दिया, ठीक है, कितना भी हो सकता है यहाँ, उतना रख दिया। अगर उतना वो व्यक्ति खर्च नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी आय नहीं है, बेचारा कैसे खर्च करेगा वो, है ना, जिसकी आय होती है वही खर्च कर पाता है। अब हर कोई व्यक्ति ऐसी थोड़ी लगवा लेगा, नहीं लगवा सकता ना, हर कोई व्यक्ति कूलर भी नहीं ला सकता, अरे ऐसे है, पंखे भी, लाइट भी नहीं है कईयों घर पे, आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। एसी की तो बहुत आगे बात कर दी मैंने, लाइट भी नहीं है। अब बेचारे की आय नहीं है उसकी इतनी, तो वो लाइट किस प्रकार से लग जाएगी उसके घर पे? क्योंकि मेन वो पहले सुविधा देगा, वो देगा अपने पेट को, कि पेट भर जाए, है ना। तो पेट ही भर रहा है उसका, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, उसको गरीब कहेंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो, बीपीएल, बीपीएल कार्ड बनता है ना, तो बीपीएल वो व्यक्ति होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति जो वो गरीब जो लोग होंगे उनके कार्ड बनते हैं, कौन से? बीपीएल। फिर उनको सरकार सहायता देती है और उसको आगे बढ़ाने का जो है प्रयास वो करती है। तो ये बात समझ में आई, गरीबी रेखा किस प्रकार से आंकी जाएगी। ओके सर, तो एक बार इसको यहाँ पर स्टॉप करो, क्योंकि आगे मैं चीरकालिक और अल्पकालिक जो मैं आपको गरीबी पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं अच्छे से गरीबी रेखा का मापक बताऊंगा, कि पहले जो गरीबी रेखा से मापते हैं, आज गरीबी रेखा का यूज नहीं करते, आज कैलोरीज का यूज करते हैं। फिर कैलोरीज को भी खत्म कर दिया, फिर जो है वो 10 संकेत बताए हैं, उस संकेतकों के आधार पर जो है वो नीति आयोग को अब सौंप दिया ये काम। अब तो जैसे गरीबी वगैरह मापने का, पहले ये एनएसएसओ विभाग जो था उसको वो किया करता था,
सारी बातें बताऊंगा। एक बात ये बताओ, इतनी बात समझ में आएगा निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष जो मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर रहा है। अब उस व्यक्ति की आय नहीं है तो कैसे कर लेगा? नहीं हो पाती है तो वो उस व्यक्ति को कौन सा कार्ड, यानी ये बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे होंगे। तो ये इसके लिए निरपेक्ष गरीबी का आकलन करने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण माना है। गरीबी रेखा में सरकार एक संख्या दे देगी और उस संख्या को वो व्यक्ति खर्च करने योग्य नहीं है तो वो गरीब है। क्लियर? ठीक है, ये होगी निरपेक्ष। अब गरीबों की दो श्रेणियां होती है। अब इनकी श्रेणियों की अगर बात करें तो आपको कितनी श्रेणी नजर आएगी? निर्धनता की श्रेणी जो है, निर्धनता की जो श्रेणियां है वो दो नजर आएगी। निर्धनता, अरे टॉपिक अच्छा है ये भाई साहब, बहुत शानदार है। इससे प्रश्न आएगा कंफर्म, मैं कह रहा हूं। शानदार तरीके से पढ़ना है इसको। ठीक है, एक क्लास और होगी बस, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद एक क्लास और आएगी। ये कितने प्रकार से देखने को मिलती है? दो, एक और एक इधर बना लो, दो। इनको मैं कंपैरिजन में ही आपको पढ़ा दूं, कहो तो पढ़ा दो गुरुजी। एक होती है चीरकालिक, चीरकालिक निर्धनता या चीरकालिक श्रेणी होगी एक तो। और एक होती है अल्पकालिक, अल्पकालिक श्रेणी। अल्पकालिक श्रेणी जो है वो आपको नजर आएगी। अब सर चीरकालिक और अल्पकालिक में अंतर क्या होता है, समझाता हूं, सुनो। सापेक्ष और निरपेक्ष का समझ में आ गया? सापेक्ष और निरपेक्ष का समझ में आ गया सभी साथी? बताओ, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है जो व्यक्ति तुलना करे कि मैं 10,000 कमा रहा हूं, अगला 20,000 कमा रहा है, तो ये तुलना जब करेगा, अगले के पास ये कार है मेरे पास नहीं है, ऐसी तुलना कहलाएगी सापेक्ष गरीबी। अच्छा, निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, इन चीजों को पूरा ना कर पाए तो वो निरपेक्ष गरीबी। अब क्या लिखा है मैंने, अब इसको एक बार समझो। चीरकालिक और अल्पकालिक। अल्प मतलब होता है कुछ समय के लिए, अल्प मतलब कहते हैं ना अपने कुछ समय के लिए। और चीरकालिक का मतलब होता है प्राचीन समय से, पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी लंबे समय से गरीबी रहे। अभी ये लिखना मत, मैं समझा रहा हूं एक बार मोटा मोटे तौर पे, फिर परिभाषा लिख दूंगा। लंबे समय से गरीब देखने को मिलेगा जो व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा? चीरकालिक श्रेणी के अंदर आएगा। वो लंबे समय से, जैसे मान लो उसके दादा भी गरीब थे, उसके पिताजी भी गरीब थे और वो खुद गरीब है, ये चीरकालिक गरीबी। अच्छा, हम अमीर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्र उस, हमारा घर उस क्षेत्र में है जहां पर बाढ़ आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, या मान लो कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कोई बांध टूट गया, तो अब मान के चलो हमारा घर था और बांध टूटते ही हमारे घर को तहस नहस कर गया। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ समय तक हमारे अंदर क्या आ जाएगी? गरीबी। कि हमारी जो छत थी, हमारे अंदर जो जरूरत का सामान था वो सारा बह गया, सारा। तो कुछ समय तक जो गरीबी आ जाएगी उसे क्या बोलेंगे? अल्पकालिक गरीबी। जैसे कोरोना काल में देखो, हमारा काम धंधा वगैरह, जैसे दुकान, कपड़ों वगैरह की दुकान थी जिसकी, या उसके पिताजी कोई मजदूरी का काम करते हैं या जो भी है, हाँ गरीबी, बीपीएल नहीं है उनके पास, गरीबी रेखा से वो उठे हुए हैं। और उसमें आपको क्या देखने को मिला? उसके अंदर जो है वो आपको ये देखने को मिला कि उसके अंदर उस समय तक वो लोग गरीब हो गए थे, आज देखोगे तो आज वापस वो लोग अमीर हो गए हैं, है ना? तो उसको अपने बोलते हैं अल्पकालीन श्रेणी के अंदर आएंगे। क्या गुरुजी ये समझ में आ गया? आ गया तो आप परिभाषा लिख लो। आप इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको मेरे दोस्त आप जो है वो लिखोगे कि वे व्यक्ति या परिवार जो लंबे समय से निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, वे व्यक्ति या परिवार जो लंबे समय, लंबे समय के ब्रैकेट में लिखना पीढ़ी, यानी उनकी जो पीढ़ियां हैं उन्होंने भी गरीबी झेली है, उन्होंने भी जो गरीबी है वो झेली है। पीढ़ी, लंबे समय से गरीबी देख रहे हैं, है ना? लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीबी का जीवन, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, जो लंबे समय से गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसके अलावा वह मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तथा वह मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, आवश्यकताओं को
पूरा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ एक मजदूर का, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिया है मेरे दोस्त, वो श्रमिक का लिया है, मजदूर का लिया है। यानी एक बेचारा मजदूर है ना, और वो एक दिन के 500 रुपये कमाता है। उसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, या 3 बेटियां हैं, 3 3 6 तो उसके बच्चे हो गए। क्यों गुरुजी 6 क्यों है? हम दो, हमारे दो का ना। ये जो मजदूर बना है, तो आप ये मान के चलना कि इसके अच्छी शिक्षा नहीं मिली होगी। मैंने बताया था ना कारण क्या है। तो फिर अब इनको ये बस अपने देखना, ज़्यादा अशिक्षित समाज में ज़्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। अब मेरे दादी नानी यार देखा तो आप 10 10 टाबर आ गए, है ना। अब उनको बस उस समय ये चीज़ें नहीं थी, और आज लोग जागरूक हुए हैं। हम दो, हमारे दो, संभालने वाले दो ही संभाल लेते हैं, 10 लोग ज़्यादा थोड़ी संभालेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। तो पहला आ रहा है कि इमोशनल बहुत होता है, तो इस प्रकार से बच्चे पैदा हो जाएगा। अब अच्छा, मुझे मान लो श्रमिक है बेचारा, उसके 6 बच्चे हैं, बीवी है, माता है, और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो पापा भी हैं उनके, खुद भी है, और एक दो भाई भी है मान लो उसके। कईयों की तो ऐसी स्थिति है कि भाई भी नहीं है, ठीक है। होता है, कोई बहुत घर में होता है। आज मैं मेरे घर की बात करूँ तो मेरे पिताजी के कोई भाई नहीं, मेरे पिताजी अकेले ही कमाने वाले थे। अब हम स्कूल के बाद जो है कमाने लग गए थे, और इतने में मेरे पिताजी ने अकेले नहीं जो है संभाला है। दादा है, दादी है, मम्मी है, हम 4 बहन भाई हैं, तो भी, है ना। तो ऐसे तो है नहीं कि हम शुरू से ही कमा रहे थे, तो पढ़ाया भी पापा ने, है ना। और ज़्यादा बात करें तो मेरे पिताजी काम करते हैं जैसे बाइक के मैकेनिक होते हैं ना, तो उसके काम करते हैं। कोई ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है। लेकिन आज अच्छा है, आज बहुत मेरे पिताजी ने मेहनत की है, ये मैं प्राउड से कहता हूँ कि पिताजी ने मेहनत करके, हमने जो पिताजी ने स्वेगी, पिताजी की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई सहयोग नहीं दिया उसमें। पिताजी ने खुद की दुकान जो बना ली, आज उस दुकान का अच्छा प्राइस है। और हमने एक प्लाट, और शायद वो पिताजी ने बनाया है, उसमें हम नहीं कहेंगे कि हमारा। हाँ, अब हम संभलने लगे हैं, तो थोड़ा सहयोग घर पे देने लगे हैं, ठीक है। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि हमारे परिवार के अंदर कमाने वाले कम होते हैं, और खाने वाले जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या है, एक होता ही है, जैसे अब मान लो कोई मजदूर है ना, अ, मजदूर जैसे मान लो कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, उस मजदूर की बात करते हैं अपने, ठीक है। तो वो मजदूर है, वो करेगा क्या? वो मजदूर बेचारा, मान के चलो उसको दिहाड़ी मिली हुई है, अब दिहाड़ी पे 500 रुपये मिलते, अब 500 रुपये से वो 6 जनों तो उसके बच्चे हो गए, अब उसकी स्कूल की पढ़ाई है बच्चों की, के कपड़े हैं, उनका खाना पीना। अरे भाई बहुत खर्चा आता है, बहुत खर्चा लगता है। एक टाइम की सब्जी लाओ तो 100 रुपये लग जाते हैं, है ना। और 2 टाइम की 200 रुपये तो सब्जी के लग गए। फिर सब्जी अकेली थोड़ी बनेगी, उसके अंदर तेल मिर्च वगैरह सब डलेगा। तो कहने का मतलब 500 रुपये तो मुझे ये लगता है कि वो खर्चे मतलब खान पीन में उसमें चले जाएंगे। तो ज़रूरतें और भी होती हैं इंसान की, वो कब पूरी होगी? और मान के चलना, ये बेचारे वो व्यक्ति हैं जो ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, और इसको एक दिन मान लो कोई मौसम खराब हो गया, जिस तरह से आगे आगे मिस्त्री ने काम नहीं चलाया, तो इसको बेचारे को काम पे नहीं रखे जाएगा। नहीं रखा जाएगा तो इनको उस दिन बहुत दिक्कत, मतलब तंगी भी ज़्यादा, मिर्च बांट कर भी रोटी खानी पड़ सकती है, सूखी रोटी भी खानी पड़ सकती है। बहुत बड़ी ऐसी स्थितियां देखी है भाई, है ना। तो वे व्यक्ति जो परिवार वे व्यक्ति या परिवार जो लंबे समय से गरीब है, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है ना। सर इसका कारण क्या होता है? कारण बताओ हमें, तब समझ में आएगी कहानी मेन है क्या, कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों होते हैं लोग, हैं। उसके पीछे कारण क्या है? अब देखो, आप अपने अंदर सुधार करना, कि अगर आपके अंदर ये चीज है ना, तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर इसमें आपने सुधार कर लिया ना, तो आप इससे आगे निकल जाओगे। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो पहली है शिक्षा की कमी। देखो, भूखे रहो लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दो, तो ये कहूंगा। शिक्षा की कमी, क्योंकि वो आपका जो है कल बदल सकता है, अगर उसको अच्छी शिक्षा दी तो, पहली बात ये। दूसरा है जमीन या संपत्ति न होना, जमीन या संपत्ति का अभाव। अब हमारे जो दादाजी थे, या कोई भी पैतृक जो लोग थे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, तो नहीं थी तो भाई, अब हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है पीछे बेक में, तो फिर ताज़ा कमाएंगे और ताज़ा खाएंगे वही लोग बन गए, है ना। तो एक ही इस दूसरा कारण गरीबी का ये भी हो सकता है। तीसरा कारण अगर देखें तो स्वास्थ्य समस्याएं। गरीबों में बेचारों में देखना, हॉस्पिटल वगैरह में कभी भी आप जाओ, तो ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं जो ऐसे नहीं कि अमीरों में नहीं आती हैं, गरीबों में ज़्यादा आती है। क्यों गुरुजी? देखो, बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो इनको बेचारों को मिल नहीं पाते। जी हाँ, अब देखो, आप कहना कि ये बेचारा मजदूरी करता है, कहाँ से अपने बच्चों को पोषक तत्व में, जैसे मान लो बादाम हो गया, काजू हो गया, कहाँ से खिला देगा? ड्राई फ्रूट्स। ये ज़्यादा पोषक, मतलब वो पोषक तत्व है जो शरीर में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है, कैलोरी जो है वो अपने को देते हैं। अब वो बेचारा हर कोई थोड़ी खा सकता है, जो अच्छा कमा रहा है वही खा सकता है। अब ये बेचारे इतना कमा रहे हैं, और 500 के फिर बादाम ले आए, फिर आगे क्या होगा?
है ना। तो इनको वो चीजें नहीं मिलती है, तो मान के चलना कि। और दूसरी बात, हमने कई बार देखा कि ये खाने पीने में भी जो 2 दिन की चीज होती है, 1 दिन की होती है, वो खा लेते हैं गेरने की बजाय। कोई मिठाई लाया है, मिठाई ने 4 दिन हो गया पड़ी ने, है ना। या कोई फ्रूट है, कोई 3-4 दिन हो गए पड़े को। अच्छा, फ्रूट में भी अगर अपने बात करें तो उसको खा लेंगे, या गेरने का तो मतलब सोचते हैं, अभी सोच रहे हैं बेचारे कभी तो फ्रूट आए हैं घर में, है ना, उसको ही अब अपने गेरेंगे, है ना। और दूसरी बात एक ये होती है कि मान लो अब अपने दुकान पे सामान लेने गए। अब दुकानदार क्या होता है, फ्रूट वाली रेडी पे देखोगा एक तरफ खराब फ्रूट होता है, जो छटाई की होते हैं, मतलब खराब, एक अच्छे होते हैं बहुत साफ। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो 200 रुपये किलो वाले सेब लेगा। और अपने मान लो पैसे अपने पास कम है, जेब में जेब काम नहीं कर रही है, बोल नहीं रही है, तो अपने कहेंगे भाई सेब खाने का मन भी है, तो ये थोड़े उनको सफाई कर लेंगे, घर पे जाके चाकू वगैरह से काट के खा लेंगे। अब हम उन गले हुए सड़े गलों को, सेब को ले आते हैं, और उसके अंदर कितने बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आप सोच रहे हो धोने से वो खत्म हो जाएंगे। अब वो एक फल है, उसमें पूरे में वो काम कर जाते हैं, ठीक है, पूरे में वो असर कर जाएगा, है ना। जैसे सांप अपने को खाया यहाँ पे है, तो पूरे में जहर कैसे फैल जाता है, कोई बात है। तो अब फिर अपने उन चीज़ों को खाते हैं, इस प्रकार का सेवन करेंगे तो दिक्कत होगी होगी, है ना। और लास्ट बात याद रखना, हमारे पास रोजगार का स्थायी साधन नहीं होता। इसके अंदर एक बात और लिख लोगे, रोजगार का स्थायी साधन नहीं होना, ये गरीबी के कारण है। रोजगार का स्थायी साधन थोड़ी है, मजदूरी कर रहे हैं, स्थायी थोड़ी, अगला जवाब दे देगा तो साधन न होना। अब मान लो चलो आपको अच्छा काम मिला हुआ, तब तक अच्छा है, उसने जवाब दे दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आप शिक्षित भी नहीं हो, कहीं और मिल जाए, काम मिला हुआ था उस कंपनी से जवाब मिल गया, है ना, चाहे आप वहां सफाई ही कर रहे थे, अब वहां से जवाब दे दिया, तो अब आप दूसरी जगह क्या पता इतने पैसे मिले ना मिले। बहुत चुनौतियां आती है मेरे भाई, बहुत चुनौतियां आती है। बोलो, चीरकालिक जो है वो समझे क्या आप? चीरकालिक को समझे तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब इसके बाद अल्पकालिक में वे परिवार या व्यक्ति आएंगे, वे व्यक्ति या परिवार, व्यक्ति या परिवार, वे व्यक्ति या परिवार जो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए गरीब हो गए हैं, के लिए निर्धन हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं, हो गए हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अल्पकालिक श्रेणी के अंदर ये लोग आएंगे। जैसे सर, ऐसा क्यों होता है? जैसे इसमें ये मानो कि बाढ़ वगैरह की घटनाएं जो देखने को मिलती है ना, प्राकृतिक आपदा, हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, लेकिन ये बाद में सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन बाद में, बाद में जैसी स्थिति थी ना इनकी वैसे आ जाएंगे बाद में। यह सामान्य, अल्पकालिक को मतलब कुछ समय के लिए, सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, आ जाते हैं। सर यहाँ उदाहरण में क्या लिखोगे, यहाँ मौसमी वगैरह के मौसम के उदाहरण लिख लो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, सर ये गरीब होने के कारण क्या है, तो ये जो लोग गरीब होंगे उसके कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसके जो कारण है वो लिखो। सबसे पहला कोई मौसमी संबंधित घटनाएं हो गई है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, ठीक है। पहले नंबर पे लिखोगे क्या, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। प्राकृतिक आपदा का मतलब है जैसे कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखापन पड़ गया वहां उस क्षेत्र में, या मान के चलो भयानक जो है वो क्या आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप से बांध वगैरह टूट जाते हैं, इस प्रकार की घटना होगी, प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, तो अल्पकालिक श्रेणी में वो गरीब की श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा दूसरी बात, कोई फसल है उसने बोई थी खूब पैसा लगा के, फसल खराब होगी, अगर उसकी बेचारे की फसल खराब होगी, इतना पैसा तो उसने कर्जा लेके फसलों पर लगाया था, अब वो खराब होगी तो नुकसान ही है, फिर वो एक समय के लिए क्या हो जाएगा, एक बार गरीब हो जाएगा फसल खराब होने से भी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, नौकरी छूटना, कहीं पर नौकरी कर रहा था और उस नौकरी से उसे निकाल दिया, नौकरी छूट गई है, नौकरी छूट गया तो भाई अल्पकालिक श्रेणी में आ जाएगा, कुछ समय तक तो वो गरीब रहेगा, हाथों हाथ तो ऐसे नहीं यहाँ से हटा के काम मिल गया। कुछ समय तक जो है वो व्यक्ति क्या रहेगा, गरीब रहेगा। तो ये 2 श्रेणियां लिखाई है मैंने निर्धनता की, फटाक से जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अपने आगे बात करते हैं। हाँ भाई, लिख लिया सभी साथियों ने, चलो। अब अपने ये बार बार देखना, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, अब ये श्रेणियों के बाद आप अपने देखेंगे कि गरीबी रेखा का जो मापन है वो कैसे किया जाता है भारत में, ठीक है। तो लिखो, भारत में
गरीबी रेखा का मापन। कैसे किया जाता है? पुराने टाइम से लेके अब तक सारा मैं इतिहास बता दूंगा, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, सब बातें जो हम कर लेंगे। बस आप सभी प्यारे साथियों को तो ध्यान से सुनना है, गुरुजी क्या क्या बता रहे हैं बातें उसको। भारत में गरीबी रेखा का मापने के लिए जो है वो किस प्रकार से, यानी पहले की अगर बात करें तो मूलभूत आवश्यकताओं को देखा करते थे। फिर इन्होंने जो है वो क्या बनाया मापक के लिए, जैसे मूलभूत गरीबी रेखा से अपन गरीब किसे बोलेंगे, अपन जो है वो गरीब किसे बोल देंगे, गरीब हम उसे बोल देंगे गरीब। गरीब रेखा के मापने के लिए, गरीबी रेखा का मापन के लिए पता किसका यूज करते हैं मापन के लिए, कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, हाँ, कि एक महीने में उसका खाने का, कपड़े का, स्वास्थ्य का, शिक्षा या आवास आदि पर कितना खर्चा हो रहा है उसे। तो कोई परिवार है, परिवार में अपने एक आइडिया ले लेते हैं, परिवार में एक महीने का बहुत कर लेते हैं। एक ये कैसे आंकते हैं, जैसे एक महीने का इन्होंने 30 दिन का जो है वो दिन लिया, और 30 दिन के अंदर ये देखेंगे कि उसने कितने जो है वो कपड़े हो गए, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद जो है वो आप याद रखोगे, हाँ, खाने पीने में की बातें, खाने पर, खाने आदि पर, खाने, खाने आदि पर कितना खर्च किया है, कितना खर्च किया है, ये देखा जाता गरीबी रेखा में, खर्च किया है। जैसे मान के चलो एक महीने का इन्होंने आंकड़ा दे रखा है कि एक व्यक्ति 1500 रुपये खर्च करेगा। अब वो 1500 से भी कम कर रहा है, उसके मतलब उसकी जेब काम नहीं कर रही है, उसके पास है नहीं पैसे, अब कम कर रहा है, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है, वो बीपीएल के अंदर आ जाएगा। पहले तो ऐसे हुआ करता था, परिवार में ऐसे निकाला करते थे, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे पर। फिर क्या हुआ, समय बदला, समय बदला, उसके बाद क्या देखने को मिला हमें, उसके बाद क्लोरीज देखने को मिली। अब क्लोरी बातें वाली बातें कैसे आई वो भी इतिहास में आपको बता दूंगा। अभी एक बार समझो आप, अभी एक बार समझो, इनके मापदंड के लिए है ना, ये जो आपने बताया मैंने, गरीबी रेखा का मापन इस प्रकार से किया जाएगा कि एक महीना ले लेंगे, उसमें से देखेंगे कि कितना खर्च कर रहा है इन चीजों पे। तो मापदंड के लिए, अच्छा, अब अच्छा खाएगा पिएगा उसका फर्क क्या मिलेगा, उसका मापदंड में पता लग जाएगा। मापदंड के लिए क्लोरी का यूज किया, किसका यूज किया, क्लोरी। क्लोरी का मतलब आप एक तरह से ये ले सकते हो कि ऊर्जा, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, एक दिन की, ठीक है। क्लोरी में उन्होंने गांव के क्षेत्र को निकाला और शहरी क्षेत्र को निकाला। ग्रामीण में ये मान के चलना कि ज्यादा कैलोरी चाहिए, अगर आप शहर में रह रहे हो तो कम कैलोरी चाहिए। ग्रामीण के अंदर अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात करें, तो सरकार ने ये बात बोली कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी ले रहा है, 2400 ऊर्जा ले रहा है, तो वह व्यक्ति जो है वो गरीब रेखा से बाहर है। शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, शहरी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी ले रहा है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैलोरी ले रहा है, इसका मतलब है 2100 कैलोरी लेने का मतलब है, 2100 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो गरीबी रेखा से बाहर है। इससे कम ले रहा है, अब जैसे एक सीमा तय कर दी उन्होंने, इतनी आपको जो है वो कैलोरीज लेनी है, एक सीमा तय कर दी, क्या तय कर दी कि इतनी आपको जो कैलोरी है वो लेनी है। गांव में रह रहे हो तो 2400 कैलोरी लेनी है, शहर में रह रहे हो तो आपको 2100 कैलोरी लेनी है। अब इससे भी आप कम ले रहे हो तो फिर आप क्या कहलाओगे, आप गरीब कहलाओगे। इससे भी अगर आप कम ले रहे हो कैलोरी तो क्या कहलाओगे, गरीब। कैसे गुरुजी, जैसे मान लो कि हम खाना खाते हैं, खाने से भी अगर बढ़िया खाना खाएं हम तो इतनी कैलोरी मिल जाती है। अगर खाना भी ढंग के नहीं खा रहे, अब देखो कई भिखारियों को बेचारों को देखा है, मैं बात बताऊँ, दिल्ली की बात बताता हूँ तुम्हें, दिल्ली की ज़्यादा तो नहीं, हम दिल्ली में गए और जूलॉजिकल पार्क से घूमकर बाहर आए। जब जूलॉजिकल पार्क से बाहर घूमकर आए ना, तो क्या है कि हम वहाँ, बोतल थी या बैग था पता नहीं, बोतल, पानी वाली बोतल होती है ना, वो भूल गए एक शॉप पर, ठीक है। तो वो भूल गए तो हम वहाँ से गए, और वहाँ पर एक भिखारी जो है बेचारा वो सोया हुआ था वहाँ, ठीक है। अब वो इस प्रकार के उनको कोई जाता आता खाना दे दिया, ठीक है, और कमजोरी इतने बिल्कुल शरीर में हड्डियां ऐसे दिख रही हैं जैसे अकाल के अंदर दिखती हैं ऐसे। ये मेरा हाथ ना, इतने इतने उसके पैर, ये इतने इतने पैर, पैर इतने इतने कह रहा हूं मैं, आपनो हाथ है तो मोटो तो भी को पैर,
चलो बस हार्ड आर्ट दिख रहा है एक जमा बिल्कुल। अब क्या हुआ, अब वो सुबह भी सो रहा था, और फिर हम जब शाम को बोतल लेने ना, कहा यार बोतल भूल गए, तो फिर बोतल लेने तो वो वहीं सो रहा था। उसको अब इतनी कमजोरी, उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा है, क्योंकि उसको कैलोरीज नहीं मिली है। अगर कैलोरी मिलती तो उसको वो खड़ा हो पाता। अब हमने उस दुकान वाले से पूछा, यार ये सुबह भी यहाँ पड़ा था, यहीं सो रहा था, और अब भी यहाँ सोता है, तो ये खाना पाना, क्या भाई साहब इसको अगर किसी ने खाना दे दिया तो खा लेगा, वरना ये भूखा भी रह सकता है। तो मैंने कहा, तो कहता भी तो ये कमजोर हुआ इतना, इसको कुछ मिल नहीं रहा है, कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो ये सोता रहता है, मतलब खड़ा होया जाता नहीं है इससे। इसने दे दिया खाने के लिए, कुछ भी दे दो इसको खाने के लिए खा लेगा ये, है ना। तो वो चीज है। तो अगर व्यक्तियों को इतनी कैलोरी नहीं मिल रही है तो वो गरीब है। ये बात कैलोरी वाली, ये एनएसएसओ जो है अपना विभाग, वो देता था। लेकिन वर्तमान के अंदर कैलोरी का जो मामला है वो खत्म कर दिया गया। अब 10 संकेत दिए गए हैं, अगर उनको व्यक्ति कोई पूरा नहीं कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो देखो गरीबी रेखा का ये जो आंकड़ा है कैलोरी वाला, हम्म, ठीक है, तो ये याद रखना, अगर इतना व्यक्ति कोई नहीं पा रहा है, गांव में 2400 कैलोरी नहीं मिल रही है, शहरों में 2100 नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अच्छा अब देखो, ये गरीबी रेखा की कहानी जो है ना, गरीबी रेखा वाली, इसमें ये कैलोरी वगैरह अपन देखते हैं, तो ये आज के यूज में हम, यानी अब इसको, इसका प्रयोग नहीं करते अब, यानी वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं करते, गरीबी रेखा का वर्तमान में प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो गरीबी रेखा का जो प्रयोग है वर्तमान में नहीं हो रहा है। क्यों गुरुजी, क्यों नहीं हो रहा है? कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि वर्तमान के अंदर गरीबी रेखा का तो यूज हो नहीं रहा है। तो गुरुजी क्योंकि ये गरीबी रेखा जो है, ये NSSO, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, एन से नमूना, राष्ट्रीय नमूना संगठन, हाँ सर्वे संगठन, बिल्कुल, राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन, सर्वे संगठन। पहले ये गरीबी रेखा का आंकड़ा जो है, इन इसने दिखा मापदंड के लिए गरीबी रेखा बनाई थी। वर्तमान के अंदर अब ये काम नहीं कर रहा है एनएसएसओ, गरीबी रेखा को भी हम मापदंड नहीं मानते अब। तो गुरुजी एनएसएसओ के स्थान पर जो है, अब गरीबी के जो आंकड़े हैं वो नीति आयोग के हाथ में दे दिए हैं, कि नीति आयोग गणना करेगा गरीबी की। नीति आयोग की अगर बात बताऊं तो ये अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। नीति आयोग की जो स्थापना है वो होती है 1 जनवरी 2015 में। और एक पर्सन याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था नीति आयोग। योजना में मतलब क्या होती थी कि 5 साल की योजना बनाई जाती थी, पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, कि 5 साल के अंदर हम ऐसे ऐसे कभी कृषि पे काम करेंगे, 5 साल के अंदर, 5 साल में कभी उद्योग पे काम करेंगे, 5 साल में कभी ऊर्जा वाले क्षेत्र में काम करेंगे, लाइटिंग बिजली वगैरह पे। तो इसी प्रकार जो है वो योजना आयोग काम करता था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग भी इसी प्रकार काम कर रहा है, नीतियां बना बनाकर। तो ये भारतीय मॉडल है और वो रूसी मॉडल पर आधारित था। तो एनएसएसओ पहले ये आंकड़े निकाला करता था। तो याद रखना, वर्तमान के अंदर जो गरीबी रेखा का आकलन करता है, मापदंड करता है, वो कौन करता है? प्रश्न आ जाए तो आप बोलोगे वर्तमान में नीति आयोग कर रहा है। पहले कौन करता था नीति आयोग से पहले? तो आप बोलोगे एनएसएसओ, राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन जो है वो आकलन किया करता था। और याद रखना, ये गरीबी रेखा के आधार पर मापदंड किया करता था। तो गुरुजी नीति आयोग ने जो अपनाई है वो एमपीआई, है ना, क्या अपनाई है भाई? नीति आयोग जो आंकड़े पेश करता है, नीति आयोग जो आंकड़े पेश करता है, आयोग ने मापदंड के लिए, गरीबी का मापदंड के लिए इसने एमपीआई का यूज किया है। इसका यूज किया है एमपीआई। एमपीआई का मतलब होता है बहुआयामी, बहुआयामी पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी, हाँ बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक, सूचकांक। देखो, पॉवर्टी गरीबी सूचकांक मतलब होता है इंडेक्स, और मल्टीमेशनल, इसका बहुआयामी का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीमेशनल। इसकी स्पेलिंग आप लिखो तो लिख लेना, मल्टी मेशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
तो वर्तमान में मापदंड के लिए किसका यूज करते हैं? एमपीआई। कौन कर रहा है यूज? नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो इसका क्या करता है? यूज। इसने मापदंड के लिए, एमपीआई के अंदर क्या होता है, जैसे गरीबी रेखा में तो मैंने आपको बताया, क्या अपन देख रहे हैं कि एक महीने की आय है, उसमें वो कितना खर्च कर रहा है, कितनी कैलोरी जो है वो ले रहा है, वो अपने देखते थे। एमपीआई के मापन के लिए 10 संकेतों का आधार लिया गया है। इसके मापदंड के लिए 10 संकेत लिए गए हैं। आधार बनाया गया है, बनाया गया है। कितने संकेतक को आधार बनाया गया है? तो कितने भाई? 10 संकेतक को जो है वो आधार बनाया गया है। 10 संकेतक में यदि मैं आपको मेरे भाई बात बताऊं, तो जैसे शिक्षा आ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल रही है, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे 10 इसने जो है वो क्या लिए हैं? सूचकांक जो है वो लिए। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और मैं मोटी मोटी बात बता दूं, जीवन स्तर को देखता है। जीवन स्तर किसी व्यक्ति का किस प्रकार से है, इस प्रकार के 10 संकेत। कितने संकेत है ये याद रखना, आंकड़ा कितने? 10। 10 संकेत। इस प्रकार का जीवन देखेगा वो, इस व्यक्ति का जीवन स्तर है वो कितना बेहतर है। इसके अंदर कैलोरीज वगैरह जो है, जैसे इसके अलावा बात करें, पानी हो गया, शौचालय हो गया, उसका जीवन स्तर का मतलब उसको किस प्रकार से पानी की व्यवस्था है, किस प्रकार से उसको बिजली की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था किस प्रकार से। अब शौचालय की मैं आपको बात बताऊं, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, अभी भी अपने को देखते हैं कि खुले में लोग शौचालय जाते हैं, है ना। तो लोगों के पास बेचारों के शौचालय बनाने के जो पैसे भी नहीं है ना। तो सरकार सहयोग भी कर रही है कुछ योजनाएं लाकर, जिससे ये जो अपने बाहर शौच कर रहे हैं इससे हम बच पाए। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो नीति आयोग का ये जो बात है ना। अच्छा, फिर इसके बाद सर आप क्या पढ़ाओगे? इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि निर्धनता के बारे में सर्वप्रथम जो बात है, जैसे ये मापक आय वगैरह है ये बनाई है, गरीबी रेखा वगैरह, तो ये किस किस ने बनाई थी, तो उसकी चर्चा जो है अपन करेंगे अगली क्लास में। सर आज आपने क्या क्या पढ़ाया वो बताओ एक बार। देखो सारों पहला मैं थाना बात बताऊं, अब आप पढ़े हो सापेक्ष गरीबी, गरीबी में लॉरेंस वक्र। तो मैंने कहा कि लॉरेंस वक्र जितना दूर होगा उतनी असमानता दिखेगी, गरीबी उतनी दुखेगी दिखेगी। फिर 0 से 1 के बीच में इसका मान होगा गिनी गुणांक का। अगर हम 0 से जितना दूर जाएंगे उतनी ही गरीबी देखने को मिलेगी। गिनी गुणांक का फिर मैंने ये आंकड़ा बताया, 171 मिलियन लोग बाहर आए हैं गरीबी रेखा से। निरपेक्ष में पढ़ा था, जो व्यक्ति या समूह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे वो निरपेक्ष गरीब है। उसके बाद चिरकालिक और अल्पकालिक श्रेणी। चिरकालिक में वे व्यक्ति जो प्राचीन समय से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हैं वो आएंगे। शिक्षा की कमी है, जमीन या संपत्ति का अभाव है, स्वास्थ्य की दिक्कत है इनको, रोजगार का अगर बात करें तो स्थायी साधन नहीं है। वे व्यक्ति परिवार जो कुछ समय के लिए निर्धन हो गए हैं वो आएंगे अल्पकालिक श्रेणी में। भारत में गरीबी रेखा का मापन अब सर्वप्रथम दादो भाई नौरोजी ने किया, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। गरीबी रेखा का मापन परिवार में 1 महीने के कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखेंगे कितना ले रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा पे लगा रहे हैं। फिर मापदंड के लिए कैलोरी का यूज भी किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 अगर कोई व्यक्ति कैलोरी ले रहा है तो, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। गरीबी रेखा अब वर्तमान में प्रयोग नहीं होता है, अन्य एसएसओ करवाया करता था गरीबी रेखा का मामला। अब नीति आयोग के पास चली गई ये कहानी। नीति आयोग ने मापदंड के लिए एमपीआई का यूज किया है, इसमें 10 संकेत दिए गए हैं, उसके आधार पर जो है वो गरीबी निकाली जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था टॉपिक आज के लिए, अभी के लिए। जय हिंद,